Hello students, all of you welcome to your pre-education channel Pankaj Science World. Students, from today we are going to start the new chapter and name of chapter is heat. तो बच्चों 5 नंबर का चैप्टर है क्लास 10 साइंस फर्स्ट का हीट, ये आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? वी हैव टू स्टडी अबाउट द लैटेंट हीट। लैटेंट हीट क्या होती है इसके बारे में हमें पढ़ना है। सेकंड इज एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर का एनोमैलस बिहेवियर क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, रीजिलेशन एंड ड्यू पॉइंट। तो ये जो है 5 पॉइंट जो है हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? लैटेंट हीट, एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, रीजिलेशन एंड ड्यू पॉइंट ऑफ ह्यूमिडिटी। तो आज के चैप्टर में जो है हम लैटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर तो आज के चैप्टर में जो है हम लैटेंट हीट क्या होती है तो इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। तो बच्चों हीट ये चैप्टर जो है शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो बच्चों हीट एंड टेम्परेचर यानी कि हीट और टेम्परेचर, इन दोनों में क्या फर्क है? बहुत बार हमें लगता है कि हीट और टेम्परेचर ये दोनों सेम ही क्वांटिटीज है, बट द हीट एंड टेम्परेचर आर द टू डिफरेंट क्वांटिटीज। अब देखिए बच्चों हीट और टेम्परेचर में क्या फर्क है। द हीट एंड टेम्परेचर आर क्लोजली रिलेटेड। ये दोनों जो है इनका रिलेशन क्लोज होता है, बट दे आर नॉट द सेम थिंग। दे आर नॉट सेम थिंग। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि मास और जो है वेट, मास और वेट जो हमें एक ही लगता है, लेकिन फिजिक्स में ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी है। इसी तरह हीट और टेम्परेचर जो है ये दोनों टोटली अलग क्वांटिटीज है। द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय हाउ फास्ट इट्स मॉलिक्यूल आर मूविंग। तो टेम्परेचर का संबंध किससे होता है कि कोई भी पदार्थ के अंदर मॉलिक्यूल जो है वो कितने फास्ट मूव होते हैं, यानी कि उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी है। द फास्टर द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग द हायर इज द टेम्परेचर। जितने मॉलिक्यूल्स में फास्ट मूवमेंट होगी यानी कि जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उतना उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। वी से दैट ऑब्जेक्ट दैट हैव द हाई टेम्परेचर आर हॉट एंड द ऑब्जेक्ट्स विथ लो टेम्परेचर आर कोल्ड। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है वो ऑब्जेक्ट हॉट होते हैं और जिनका टेम्परेचर कम होता है वो ऑब्जेक्ट कोल्ड होते हैं। और भी समझेंगे हीट और टेम्परेचर में क्या फर्क होता है। Heat is the measure of how many molecules are in the object multiplies by how much energy each molecule process। तो टेम्परेचर क्या होता है? वो मॉलिक्यूल्स कितने फास्ट मूवमेंट होते हैं, और हीट क्या होती है? हाउ मच एनर्जी इज प्रेजेंट इन ईच मॉलिक्यूल। तो हीट का संबंध किससे होता है? एनर्जी के साथ। हर एक मॉलिक्यूल में कितनी एनर्जी होती है। टेम्परेचर इज रिलेटेड विद हाउ फास्ट द मॉलिक्यूल मूव्स विद इन द ऑब्जेक्ट। आ गया समझ में? अब तो क्लियर हुआ होगा कि हीट इज द एनर्जी, हाउ मच एनर्जी इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, एंड टेम्परेचर इज हाउ फास्ट द मॉलिक्यूल्स मूव्स in the object. The heat flows from hotter object to colder object. We know that heat always flows from the objects with higher temperature to lower temperature. अब और भी समझेंगे हीट और टेम्परेचर में क्या फर्क होता है। हीट इज डिस्क्राइब द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल विद इन अ सिस्टम एंड इट इज मेजर इन जूल। तो हीट जो है इसका यूनिट होता है जूल, इन जूल एंड किलोजूल। लार्जर यूनिट्स क्या होता है? जूल और किलोजूल में हीट एनर्जी मेजर करती है। हीट मेजर्स हाउ एनर्जी मूव्स और फ्लो। तो ऑब्जेक्ट में कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है ये जिसका संबंध होता है हीट के साथ। और टेम्परेचर का संबंध किसके साथ होता है? टेम्परेचर डिस्क्राइब द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल विद इन द मटेरियल और सिस्टम, एंड टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड रैनकाइन। तो ये अलग अलग यूनिट है टेम्परेचर के, और हीट जो है वो जूल में मेजर किए जाते हैं। देयरफॉर हीट इज द एनर्जी एंड टेम्परेचर इज द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल।
तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर? हीट इज ट्रांसफर बाय द थ्री वेज। ऐसे कि हमने पढ़ा है कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, बट देयर आर थ्री वेज बाय विच द हीट इज ट्रांसफर। द फर्स्ट इज कंडक्शन ऑफ हीट, second is convection of heat, and third is radiation of heat. Conduction of heat, it is takes place in the solid medium. Solid medium में जो heat transfer होता है इसे conduction कहते हैं। higher temperature to lower temperature heat transfer होता है। convection of heat usually takes place in liquid medium, and radiation takes place in all medium. It does not requires the medium। जैसे कि सूरज की heat जो है हमारे पास पहुंचती है तो इसके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, तो रेडिएशन ऑफ हीट डज नॉट रिक्वायर्स द एनी मीडियम। आगे बच्चों समझ में। अब जो है लैटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने टेम्परेचर के में क्या टेम्परेचर और हीट इसमें क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में हमने पढ़ा है। और वी हैड आल्सो स्टडीड इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंसेस गेट एक्सपांड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, उनको अगर हीट करते हैं तो वो एक्सपांड होते हैं, और उनको हम कूल करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। We have also learned about the difference between the heat and temperature, and we have also seen how the temperature is measured using the thermometer। थर्मोमीटर की मदद से टेम्परेचर कैसे मेजर करता है इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। तो लैटेंट हीट क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लैटेंट हीट को पढ़ने समझने के लिए ये एक्सपेरिमेंट आपको समझना बहुत जरूरी है। इसमें क्या करना है बच्चों, ये एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें हमने क्या लिया है, वी हैव टेकन वन बीकर एंड आइस क्यूब्स और द पीसेस ऑफ द आइस आर केप्ट इन अ बीकर। एक बीकर है, बीकर के अंदर आइस क्यूब जो है वो आइस क्यूब इसके अंदर हमने रखे हुए हैं। देन सेकंड हमें क्या करना है, वी हैव टू इंसर्ट द थर्मोमीटर बल्ब इनसाइड द आइस क्यूब। तो आइस क्यूब जो है इसके अंदर हमें क्या करना है, थर्मोमीटर जो है इसका बल्ब जो है इसको इंसर्ट करना है, जिसकी वजह से हमें आइस क्यूब का टेम्परेचर मिलेगा। तो हमें पता है द टेम्परेचर ऑफ आइस, तो आइस जो है इसका टेम्परेचर होता है बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस। तो आइस क्यूब यहाँ पे ज्यादा बताया हुआ है, तो आइस क्यूब जो है थर्मोमीटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर हमें बताएगा। फिर हमें क्या करना है, पुट द बीकर ऑन द स्टैंड एंड हीट द आइस यूजिंग द बर्नर। तो बर्नर का स्टैंड पे हमें बीकर को रखना है और बर्नर का इस्तेमाल करके हमें आइस को हीट करना है। और जब हम आइस को हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर जो है हमें हर एक मिनट में रिकॉर्ड करना है। टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर इन एवरी मिनट। देन as the ice heated it start melts, stir the mixture of the ice and water। जब आइस को हीट करेंगे तो आइस जो है वो मेल्ट होने लगेगा, और जैसे ही मेल्ट होता है इसके हमें टेम्परेचर को मेजर करना है और हीटिंग को हमें स्टॉप नहीं करना है। वी हैव टू हीट द मिक्सचर कंटिन्यूअसली। पहले तो क्या होगा, आइस मेल्ट होगा, उसका कन्वर्शन वाटर में होगा, तब भी हमें टेम्परेचर जो है उसको बर्नर से मदद से हीट करना नहीं रुकना है, उसको कंटिन्यूअस हीटिंग करना है। उसके बाद वाटर जो है वो बॉईल होने लगेगा, और बॉईल होने के बाद उसका इवेपोरेशन होने लगेगा। और इस दौरान हमें क्या करना है, टेम्परेचर को मेजर करना है, और जैसे हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे हर एक मिनट में इसका रिकॉर्ड हमें रखना है, और रिकॉर्ड रखने के बाद इसका हमें ग्राफ निकालना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस द टाइम। तो क्या होता है बच्चों, you will observe that temperature of mixture remains 0 degree Celsius till the ice melt completely। जब तक ये आइस जो है पूरी तरह से मेल्ट नहीं होता है तब तक जो है इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इसको हम कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हैं, आइस मेल्ट हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर में हमें कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। अगर उसको हम कंटिन्यूअसली हीट करेंगे तो ऑल द आइस गेट कन्वर्ट्स इनटू द वाटर। तो पूरे आइस का कन्वर्शन जो है वो वाटर के अंदर हो जाएगा। अब जब पूरा आइस जो है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट होने के बाद जो है इसको हमें कंटिन्यू हीट करना है। अब क्या होगा, वाटर के फॉर्म आइस का कन्वर्शन वाटर में होने के बाद अगर इसको हम फर्दर हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, एंड टेम्परेचर राइजेस एंड इट रीचेस टू 100 डिग्री सेल्सियस, एंड एट दिस टेम्परेचर वाटर स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू स्टीम। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का कन्वर्शन जो है स्टीम में होगा, उससे भाप तैयार होने लगेगी। अब जो है टेम्परेचर में हमें कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन्स द कांस्टेंट एट 0 डिग्री
स्टिल द वाटर कन्वर्ट्स इनटू द स्टीम। तो जब तक पूरा वाटर जो है, पूरा वाटर का कन्वर्शन स्टीम में नहीं हो जाएगा, तब तक टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस में ही रहेगा। अब इसका हमें ग्राफ जो है वो निकालना है। तो जब हम ग्राफ निकालेंगे बच्चों, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ, तो ये ग्राफ हमें इस तरह से दिखाई देगा। यहां पे एक लाइन है, लाइन ए बी। तो ये जो लाइन है, लाइन ए बी, हाँ ये यहाँ पे लाइन ए बी है, ए बी लाइन, और दूसरी लाइन है बी सी, और तीसरी है सी डी। तीन लाइन से ए बी, दूसरी है बी सी, और तीसरी है सी डी। तो ए बी लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? तो ए बी लाइन रिप्रेजेंट द कन्वर्शन ऑफ आइस इनटू वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब हमने आइस को हीट किया था तो आइस जो है वो मेल्ट होने लगा था, लेकिन ग्राफ जो है वो टेम्परेचर जो है वाटर का, वो टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हुआ है। थर्मामीटर में टेम्परेचर कितना रहा? 0 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन द आइस इज हीटेड इट मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, बट द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन्स द कांस्टेंट ड्यूरिंग द कन्वर्शन ऑफ दिस। तो ये जो कन्वर्शन है, इस कन्वर्शन के दौरान टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहा, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है आइस का कन्वर्शन किसमें होता है? आइस कन्वर्ट्स इनटू द वाटर। तो आइस का कन्वर्शन में जब वाटर में होता है तब उसको हमने कंटिन्यूअसली हीट किया, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ। वेयर डज दिस टेम्परेचर गोज, वेयर डज दिस हीट गोज? क्योंकि बर्नर से हमने हीट किया तो वाटर ने वो टेम्परेचर को क्या किया है? एब्सॉर्ब किया है। आइस जो है वो क्या करते हैं? टेम्परेचर को एब्सॉर्ब करते हैं। द आइस absorb the heat energy during this transformation of ice into water, that is during the transformation of solid into liquid। तो solid का conversion जो है वो liquid में होता है, इस दौरान जो है वो ice heat energy absorb करता है, and it continuously absorb the energy till all the ice in the beaker converts into the water। जब तक पूरा ice का conversion water में नहीं होता है तब तक जो है वो हीट एब्सॉर्ब करते ही रहता है। और इसीलिए टेम्परेचर में हमें कोई डिफरेंस, यानी कि पहले 4 मिनट तक हमने वो आइस को हीट किया, लेकिन उसके टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री ही था। इसीलिए ये जो लाइन है, ये लाइन जो है टाइम मिनट में हमें फ्लैट दिखाई देती है, ए बी। The temperature remains constant during this transformation, that is conversion of ice into water, solid into liquid. This constant temperature at which ice converts into the water is called as melting point of ice। तो आइस का वाटर में कन्वर्ट होता है, उसमें टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं आता है, तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पूरे आइस का कन्वर्शन वाटर में होता है, इसीलिए इसे मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। तो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट को इस तरह से जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब क्या होता है? ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन द सॉलिड फेज कन्वर्ट्स इनटू द लिक्विड फेज, द ऑब्जेक्ट एब्सॉर्ब द हीट एनर्जी। जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, आइस का कन्वर्शन में वाटर में होता है, तब सॉलिड जो है आइस ने क्या किया है? हीट एनर्जी एब्सॉर्ब की, बट द टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज, बस उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा है। तो जो है इसने क्या किया है? आइस ने हीट एब्सॉर्ब की है, आइस ने क्या किया है? हीट एब्सॉर्ब की है, इसकी वजह से टेम्परेचर जो है नहीं बढ़ा है। तो इस हीट का यूटिलाइजेशन किसमें हुआ है? दिस हीट energy is utilized for weakening the bonds between the atoms or molecules in the solid and transform into the liquid phase। जब आइस का कन्वर्शन वाटर में होता है तब आइस जो है वो हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, और आइस जो है वो सॉलिड है, और सॉलिड होने के बावजूद जो है, सॉलिड होने की वजह से इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए इस हीट एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया जाता है। और सॉलिड के वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इसमें जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए इस हीट एनर्जी का यूज किया जाता है। और सॉलिड में जो है मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं, और जब ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, और एक दूसरे से जब दूर जाएंगे तब इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? वीक होता है। अब बच्चों देखिए, इसको मैं रब करता हूं।
द हीट एनर्जी एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब क्या हुआ है बच्चों, हीट एनर्जी जो है वो कॉन्स्टेंटली एब्सॉर्ब हुई है। द हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि जो हीट एनर्जी सॉलिड एब्सॉर्ब करता है लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होते वक्त और उसका टेम्परेचर नहीं बदलता है, तो जितनी हीट एनर्जी वो एब्सॉर्ब करता है इसको कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। The amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of solid to convert into liquid phase is called as specific heat of fusion। और specific heat of fusion क्या होती है, स्पेसिफिक मास है कोई भी पदार्थ का, अगर हमने 1 किलोग्राम जो है वो वाटर लिया है, आइस लिया है और इसका कन्वर्शन वाटर में होता है, तब वो जितना हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है इसको कहते हैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वाटर का होता है 333 किलो जूल पर किलोग्राम। तो इसका अर्थ ये है कि 1 किलोग्राम ऑफ आइस एब्सॉर्ब्स द heat energy of 330 किलोजूल टू कन्वर्ट्स इनटू द लिक्विड फेज। और इस दौरान इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। और 80 कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम और किलोजूल पर किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ लैटेंट स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका अर्थ क्या है, 1 ग्राम आइस जो है वो 82 कैलोरी इतनी हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, तब जाके इसका कन्वर्शन पूरा 1 ग्राम आइस जो है इसका पूरा कन्वर्शन वाटर में होता है। अगर बच्चों समझ में, स्पेसिफिक हीट लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अब जो है यहां पे हम देखेंगे, अब हमने क्या किया था, वाटर को कंटिन्यूअसली हीट किया था। ऑल द आइस ट्रांसफॉर्म इनटू द वाटर, और वाटर में कन्वर्ट होने के बाद उसको हमने कंटिन्यूअसली हीट किया। देन द टेम्परेचर ऑफ वाटर गोल्स राइजेस अप टू द 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो है पहले 4 मिनट तक जो है वो आइस का कन्वर्शन वाटर में किया था, वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट था। और बीसी लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, वाटर को कंटिन्यूअसली जब हमने हीट किया था तब उसका टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ा है। और एट द टाइम ऑफ नियर अबाउट 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स में जो है इसका टेम्परेचर हुआ 100 डिग्री सेल्सियस। और एट दैट टेम्परेचर वाटर स्टार्ट टू बॉइल एंड फर्दर इफ वी हीट इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द कांस्टेंट। तो बीसी ग्राफ यहाँ पे क्या दिखाता है, रिप्रेजेंट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। Thereafter, even though the heat energy supplied to the water, its temperature does not rise। अब 100 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर होने के बाद आप इसको कितना भी हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा। अब क्या होता है, एट 100 डिग्री सेल्सियस द लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू द सॉलिड। अब ये जो है लिक्विड वाटर का कन्वर्शन सॉलिड किसमें होता है, गैस में होता है। Thereafter, even though the heat energy supplied to the water, its temperature does not rise, the heat energy is absorbed by the water at this temperature and it is used to break the bond between the molecules of liquid and converts the liquid into the gaseous state। तो जो है इसको 100 डिग्री सेल्सियस में हमने हीट करने के बावजूद जो है इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, क्योंकि जो हीट एनर्जी हम इसको प्रोवाइड करते हैं 100 डिग्री के बाद, वो सभी हीट एनर्जी का यूटिलाइजेशन किसमें होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स जो है इसमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको ब्रेक करने के लिए होता है। वाटर जो है वो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ने देता, क्योंकि इस हीट एनर्जी का कन्वर्शन किसमें होता है, टू कन्वर्ट द लिक्विड मॉलिक्यूल इनटू गैसियस मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड मॉलिक्यूल का गैसियस मॉलिक्यूल में कन्वर्शन होता है और तब जो है हीट एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका ब्रेक करने के लिए। तब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होने के बाद जो है वो मॉलिक्यूल जो होते हैं लिक्विड की, इसका डिस्टेंस बढ़ेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी और भी यहाँ पे बढ़ती
है। आगे बच्चों समझ में, ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन द लिक्विड फेज गेट कन्वर्ट इनटू द गैसियस फेज एंड हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय द लिक्विड बट टेम्परेचर डज नॉट चेंज। आ गया समझ में। तो ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, यहां पे देखिए, द हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू द गैसेस इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसको कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? जब भी लिक्विड का ट्रांसफॉर्मेशन गैस में होता है तो लिक्विड जो है कॉन्स्टेंटली हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और जो हीट एनर्जी कांस्टेंट टेम्परेचर पे एब्सॉर्ब की जाती है उसे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर होने के बाद, यहां पे देखिए द लाइन CD रिप्रेजेंट्स द constant temperature at 100 degree Celsius, and at 100 degree Celsius if we continuously heat the water then the liquid water converts into the vapor। तो जब तक पूरे वाटर का कन्वर्जन वेपर में नहीं हो जाएगा तो वहां पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो जो हीट हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वाटर को, वो हीट क्या करते हैं? वाटर एब्सॉर्ब करते हैं, और जो हीट, जितनी हीट एनर्जी वो एब्सॉर्ब करते हैं उसको कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब सेकंड देखिए, इसमें क्या है? The amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of liquid to convert into gaseous phase is called as specific latent heat of vaporization। Specific latent heat of vaporization, इसका अर्थ क्या है? कोई स्पेसिफिक अमाउंट का वाटर है जो लिक्विड से गैसेस में ट्रांसफर होते वक्त जितनी हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है उसे स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे वाटर का लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है? अब देखिए 2256 किलो जूल पर किलोग्राम इज द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वाटर। इसका अर्थ क्या है? 2256 किलो जूल ऑफ heat energy is absorbed by 1 kilogram of water to convert during liquid into the gases. Therefore, specific latent heat of water is 2256 kilojoule per kilogram. 550 कैलोरी पर ग्राम। CGS सिस्टम में लैटेंट हीट का जो यूनिट है वो होता है कैलोरी पर ग्राम। तो इसका अर्थ क्या है? 1 ग्राम ऑफ वाटर एब्सॉर्ब्स 540 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू द गैसेस। तो अब यहाँ पे एक चार्ट है, तो इस चार्ट में अलग अलग सब्सटेंस जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे दिया है, सेकंड कॉलम में दिया है बॉइलिंग पॉइंट, देन नेक्स्ट कॉलम में स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में होते समय जितनी हीट एनर्जी सॉलिड एब्सॉर्ब करता है उसे स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। और स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? स्पेसिफिक अमाउंट का वाटर जो है लिक्विड से गैसेस में ट्रांसफॉर्म होते वक्त जितनी हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है उसे स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है। मेल्टिंग पॉइंट है वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड आइस जो है इसका कन्वर्शन लिक्विड वाटर में होता है। और बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर टेम्परेचर चला जाएगा तो वाटर का कन्वर्शन जो है लिक्विड वाटर का कन्वर्शन गैसेस में होता है। तो स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वाटर का 333 किलोजूल पर किलोग्राम, कैलोरी में दिया है 80 कैलोरी पर ग्राम, किलोजूल में लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 2250 किलोजूल पर किलोग्राम, एंड इन केस ऑफ कैलोरी 540 कैलोरी पर ग्राम। कॉपर का दिया हुआ यहाँ पे, कॉपर मेल्टिंग पॉइंट है कॉपर का 1083, बॉइलिंग पॉइंट 2562, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ कॉपर 134 किलोजूल पर ग्राम, देन 49 कैलोरी पर ग्राम। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ कॉपर इज 5060 किलोजूल पर किलोग्राम, and latent heat of vaporization of copper is 1212
कैलोरी पर किलोग्राम। तो इसका अर्थ क्या है, 1 ग्राम ऑफ कॉपर, 1 ग्राम कॉपर जो है, लिक्विड कॉपर जो है, 1 ग्राम लिक्विड कॉपर को अगर लेंगे तो वो 1212 कैलोरी इतनी हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, तब इसका कन्वर्शन जो है वो वेपराइजेशन पूरा वेपर्स में होता है। इस तरह से इथिल अल्कोहल, गोल्ड, सिल्वर और लीड, इन सब्सटेंस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सभी इस चार्ट के अंदर दिए हुए हैं। अब बच्चों एक क्वेश्चन है यहाँ पे, is the concept of latent heat applicable during the transformation of gaseous phase to liquid phase and from liquid phase to solid phase? हमने क्या पढ़ा है अभी, सॉलिड का कन्वर्शन जब लिक्विड में होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर इट एब्सॉर्ब द हीट एनर्जी, इट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बट इफ व्हाट हैपेंस व्हेन द लिक्विड गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द सॉलिड, लिक्विड का कन्वर्शन सॉलिड में होता है। जैसे कि अब वाटर जो है, वाटर का कन्वर्शन किसमें हो रहा है, आइस, द वाटर इज आइस एंड वाटर इज अ लिक्विड एंड आइस इज अ सॉलिड। जब वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन आइस में होता है, वाटर को जब हम फ्रीजर में रखते हैं तो उसका कन्वर्शन आइस में होता है, तो इस दौरान क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज रिलीज ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में करते वक्त हमने उसे क्या किया था, हीट किया था। तो जितनी हीट एनर्जी सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में होते वक्त जितनी हीट एनर्जी उन्होंने एब्सॉर्ब की है, उतनी हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होगी व्हेन लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू द सॉलिड। तो इसका अर्थ क्या है, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड फेज टू द सॉलिड फेज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज रिलीज। Then what happens during the transformation of gaseous phase to the liquid phase? Gaseous phase का conversion liquid में होता है, तब क्या होता है, हमने अभी पढ़ा है कि जब liquid जो है, when the liquid phase get transformed into the gaseous phase, at that time the latent heat of vaporization is absorbed. तो heat energy जो absorb करते हैं उसे कहते हैं latent heat of vaporization। The heat, liquid को हमें heat करना पड़ता है और हीट करने के बाद उसका कन्वर्शन गैसेस में होता है। एंड व्हेन द गैसेस आर कन्वर्ट इनटू द गैसियस फेज आर कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, गैसेस का कन्वर्शन लिक्विड, गैसेस को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हीट एनर्जी जो है इसे कूल करना पड़ेगा, गैस को हमें क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। इट मींस दैट द गैस रिलीज द हीट एनर्जी, द हीट एनर्जी, जितनी हीट एनर्जी उन्होंने एब्सॉर्ब की है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो उतनी हीट एनर्जी जो है गैसियस फेज का लिक्विड में कन्वर्जन होता है, तब जो है हीट एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, अब गैसेस जो है, गैसियस मॉलिक्यूल जो है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और गैस का कन्वर्शन लिक्विड में जब हो जाएगा तो ये मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से पास में आते हैं, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो उसका टेम्परेचर कम होता है, इट रिलीज द हीट एनर्जी। यानी कि इसके उल्टा होता है, जैसे कि सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में होता है तो हीट एनर्जी उसे प्रोवाइड करनी पड़ती है और इस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और जब लिक्विड का कन्वर्शन सॉलिड में होता है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो बाहर निकलती है, और लिक्विड का कन्वर्शन जब गैसेस में होता है तो उससे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एब्सॉर्ब की जाती है, और गैसेस का कन्वर्शन जब लिक्विड में होता है तब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो रिलीज होती है, यानी कि गैस को जब कूल करेंगे, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहा जाता है। कन्वर्शन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन, एंड कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्शन करते हैं उसे कहते हैं फ्रीजिंग। कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इसको कहते हैं मेल्टिंग, इसके बारे में हमने पढ़ा है। एंड कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस इट कॉल्ड एज वेपराइजेशन और बॉइलिंग, और दिस प्रोसेस इज आल्सो वेपराइजेशन। आ गए समझ में? तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने लेटेंट हीट के बारे में पढ़ा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वेयर डज द लेटेंट हीट गोज ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन? तो ये जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है लिक्विड का सॉलिड में, सॉलिड का लिक्विड में, तो लेटेंट हीट कहा जाती है। द लेटेंट हीट इज एब्सॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल। जब सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में होता है तो सॉलिड जो है लेटेंट हीट एब्सॉर्ब करते हैं, जिसका इस्तेमाल होता है इसलिए टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जब लिक्विड का कन्वर्शन सॉलिड में होगा, यानी कि आइस, वाटर का कन्वर्शन आइस में होगा, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो बाहर निकलती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से पास आते हैं। तो बच्चों आज के इस चैप्टर में हीट नाम का ये चैप्टर था, यहाँ पे गलत स्पेलिंग दिया है,
हीट इस चैप्टर में आज हमने लैटेंट हीट के बारे में पढ़ा है। आशा करता हूं सभी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।